नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट मुंबई से बड़ी खबर, जहां सारा अली खान और इब्राहिम अली खान लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां उनके पिता और अभिनेता सैफ अली खान को उनके बांद्रा स्थित घर में घुसपैठियों द्वारा हमला किए जाने के बाद भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। सैफ अली खान के ऊपर यह हमला तब हुआ जब उनके बांद्रा वाले घर में चोरी हो रही थी। बताया गया है कि गुरुवार तड़के चोर उनके घर में घुस आए। जब अभिनेता ने चोरी का विरोध किया तो चोर ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। ये खबरें आ रही है। इस हमले से सैफ अली खान घायल हो गए हैं और लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। दरअसल सैफ अली खान पर हमले की घटना करीब सुबह 4 बजे गुरुवार को घटित हुई। वह अपने बांद्रा वाले घर में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सो रहे थे, तभी उनके घर में चोर घुस आए। सैफ अली खान को जैसे ही भनक लगी वह चोर से भिड़ गए। इसके बाद चोर और सैफ के बीच हाथापाई हुई। इसमें चोर ने सैफ पर चाकू से कई बार वार किया, जिसमें सैफ घायल हो गए। इसके बाद चोर मौके से वहां फरार हो गए। सैफ अली खान को तड़के मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल से जानकारी आई वो खतरे से बाहर है। वही पुलिस अब चोर की तलाश में जुट गई है। और ये भी बता दें कि सैफ अली खान की मैड को भी चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस की हिरासत में फिलहाल वो हैं और पूछताछ पुलिस कर रही है। फिलहाल उनकी हालत पर डॉक्टर नज़र रखे हुए हैं सैफ अली खान पर। इस घटना से सैफ के फैंस और फिल्मी हस्तियां सैफ के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित ने कहा है कि फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के साथ जो घटना हुई वो काफ़ी निंदनीय है। खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और ख़ास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है। एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है? कौन है जिसने दरवाज़ा खोला? मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया, अगर दरवाज़ा खुला है तो। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो सतर्क रहें और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये मिन्नत करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी फैमिली जो है फिर से कॉन्फिडेंस गेन करे और इससे जल्द से जल्द बाहर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि आप पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में निराशा है, नाराजगी है। रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। हमने कहा जो 12-15 दिन से हम घूम रहे थे तो एक जनरल मूड की बात होती है, लोगों के मन में क्या है उसको भांपने की कोशिश की। वो दिखा भी, बिना पूछे भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। और आम आदमी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ी निराशा है। कई जगहों पे तो नाराजगी बहुत है, क्योंकि अगर आपने 10 साल सिर्फ बातें की, और बातें करने के लिए भी आप नहीं, आपके एजेंट केवल आए, कैंडिडेट कभी आया नहीं सड़क पर,
तो एक नाराजगी तो बनती है। वो नाराजगी कुछ कुछ जगहों पर, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा एक नफरत की तरह मैंने लोगों के दिल में और उनकी भाषा में देखी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुत ज्यादा कोई उससे उम्मीद लोगों को दिखती नहीं। उसका जो अपना पारंपरिक वोटर है वो तो है, कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे कि कोई बड़े उसकी तरफ लोग आकर्षित हैं। और उनको आप कांग्रेस में एक विकल्प दिखने लगा है, क्योंकि वो विकल्प से ऐसी दिल्ली की एक तस्वीर जुड़ी हुई है जिस दिल्ली के सब लोग कहते हैं कि नहीं यार, काम तो जो भैया हुआ था वो आज से 8-10 साल पहले हुआ था। और बड़े स्तर की दिल्ली नहीं, कॉलोनियों का काम, पार्क में काम, झूले लगाने का काम, बत्तियों का काम, सुएज लाइन डलने का काम, पानी की पाइपलाइन का काम, बस वहां इलाके में चल जाए उसका काम, स्कूल में एडमिशन का काम, अस्पतालों में जरूरत पड़ी तो विधायक की मदद का काम, इस सब में उनको 10 साल ना कोई भारतीय जनता पार्टी की मदद मिली ना आम आदमी पार्टी की, तो उन्हें कांग्रेस याद आती है। इसलिए एक समझ लो बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ आज देख रहे हैं। सर, दिल्ली के यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो नॉमिनेट कर देना चाहिए ऑस्कर में, क्योंकि जिस तरीके से एक वादा करते हैं, उन्होंने कहा कि 2015 में 2020 में अगर यमुना साफ नहीं होगी तो वोट नहीं देना, मगर ये हमने देखा। सीएजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अगर सीएजी नहीं होती तो कांग्रेस खत्म हो जाए। 2012 में उन्होंने ये बयान दिया था। 14 सीएजी की रिपोर्ट थी, एक बार भी उन्होंने टेबल नहीं किया। एक पर्टिकुलर लायर की तरह वो तो है। मैं तो खुद ही मैंने आपसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो तो पैथोलॉजिकल लायर है। अच्छा है, आजकल भारतीय जनता पार्टी सुन के शब्द पिकअप कर लेती है। सीएजी के रिपोर्ट पर तो हम कई दिनों से सवाल कर रहे हैं। यही नहीं, हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली की कॉमनवेल्थ रिपोर्ट आई थी वो आपकी असेंबली में गई, आपके 67 विधायक थे 70 में से, तो उस समय की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है दिल्ली असेंबली की, आपके लोगों की रही होगी, वो रिपोर्ट का क्या हुआ? मैं तो आप मीडिया वालों से पूछता हूं, किसी दिन आतिशी जी से या उनसे पूछ लीजिए ना, जिस कॉमनवेल्थ को लेके आप सड़कों पे नाचते थे उसकी रिपोर्ट आपने क्यों नहीं सार्वजनिक की? उसके ऊपर पीएससी की रिपोर्ट आनी चाहिए थी ना। कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कुछ था ही नहीं ना। आदमी अपने कहे हुए झूठ पर जब खुद ही कहने लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो किसी के सामने नहीं कहता है। तो इस तो महा झूठे लोगों की पार्टी है, इनका कोई बयान जो है वो विश्वास नहीं कर सकते हम। मैं आपको बताऊं, सही में अगर ये समझ लो कभी जो असंभव बात है, कहूं 5-7 साल में इन्होंने जमुना जी साफ भी कर दी तो कोई उसके पास नहीं जाएगा कि पता नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, न जाने कौन सा जहर है उस पानी में। सर, बात कर लेते हैं नई दिल्ली से जो कैंडिडेट हैं प्रवेश सिंह, साहिब सिंह वर्मा, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्होंने एसएचओ मंदिर मार्ग को उनको लिखा और एफआईआर रजिस्टर करी है। ये जो कंप्लेन उनके खिलाफ हुई इश्यू, ये तो होना था। देखो, जिस तरीके से पहले वो पैसे बांट रहे थे, चलो वो आचार संहिता के पहले था, मेरे हिसाब से तो बहुत अनैतिक था और एक तरीके से लालच देना है वोटर को रिश्वत देके के खरीदने वाली बात है। मैं तो उससे कम इस बात को नहीं मानूंगा। उसके बाद जूते बांटना, कंबल बांटना, बेडशीट बांटना। हम एक बहुत अच्छी सरकारी कॉलोनी में जा रहे थे, हमारे सामने ट्रकों ट्रक, मेरे पास फोटो है उसकी, वो बट रहा था। वीडियो है कि एक जगहों पर एक बड़ा भारी बोर्ड, आजकल कौन सा वो क्या बोर्ड कहते हैं, उस पर अपनी फोटो लगाकर मेडिकल चेक करा रहे थे। अरे भाई, हम कोई आपके पास कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है जो मेडिकल काम करता है, करे, वो अपना अलग करे। समाज सेवा अलग बात होती है। आपके पास बहुत धन संपत्ति है, आपके पास बांटने को है, आप बांटो। लेकिन आदमी की व्यक्तिगत धन संपत्ति से चुनाव लड़ा जाता है क्या? क्योंकि मैं तो ये एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि जो आदमी इतना पैसा बांटेगा, एक सामान्य बिजनेस में होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर पैसे को रिकवर करते हैं। बिजनेस का तो यही वसूल है कि हम लाख रुपया लगाएंगे तो 10 लाख कमाएंगे। तो अगर कोई आदमी अपनी जेब से या अपनी संस्था से 1 करोड़ लगा रहा है तो अगले 5 साल में क्या करेगा? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की जननी ही इस तरीके से बांटे हुए चुनाव जीतने की जो एक रणनीति होती है कि पैसा देके मैं चुनाव जीतता हूं और बाकी 5 साल में लेता रहूंगा। क्योंकि अगर वोटर आपको इस चीज के कारण वोट दे रहा है तो फिर काम करने की क्या जरूरत है? रमेश बिधूड़ी के जो बयान है काफी मिल रहे हैं और काफी ज्यादा अटैक करते हैं। एंटी विमेन कहा है आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने हिरन की तरह भाग रही है आतिशी को रेफर करते हुए उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा एंटी विमेन रिमार्क। देखिए, उन्होंने तो इससे भी बुरी बुरी बातें कही हैं और ये उनके अंदर में जिस तरीके से वो लोगों को समझते हैं, एक अपने अंदर का अहंकार है। किसी मनुष्य को, किसी मानव को ना सम्मान देने की उनकी एक आदत है। इसकी तो जितनी भर्त्सना करे कम है, विशेषकर जब आप किसी महिला के बारे में ऐसा कहेंगे। पर मुझे तो इस बात से
एक सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। आपका व्यक्ति है, आपका आदमी है, और वो तो दिल्ली शहर में बोल रहा है, मतलब भारत की राजधानी में बोल रहा है। ये समझ लीजिए कि जो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से इसी तरीके की भाषा में विश्वास करती है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक की मेंबर होने के बाद उन्होंने फेवर किया आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में, आप कैसे? देखो साहब, हो सकता है अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि दिल्ली के मतदाता ने तय कर लिया है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बल्कि बदलाव चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। आदरणीय बड़े भाई श्री हरीश खुराना जी को आज वो नामांकन भर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और विजयी भव। दिल्ली एक दशक से यहाँ पर टूटे हुए वादों का दंश सहकर अब थक गई है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने ये तय करा है कि उसे आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इतने अनुभवी, इतने जुझारू, इतने कर्मठ और इतने मेहनती प्रत्याशी हमारे यहाँ से आए हैं श्री हरीश खुराना जी। मैं मोती नगर विधानसभा के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि 5 फरवरी के दिन कमल के फूल का बटन दबाकर बड़े भाई हरीश खुराना जी को विजयी बनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि हरीश खुराना जी और मैं मिलकर मोती नगर विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि अगर आप पार्टी दिल्ली में सत्ता में आए तो नई आबकारी नीति फिर से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कालाबाजारी हुई, आप पार्टी उसी नीति को फिर से लाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके कारण अभी केस चल रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि जेल भी गए, वो उसी नई शराब नीति को पुनः लागू करेंगे, उसे फिर से लेकर आएंगे। आप सोचिए जरा, जिस नई शराब नीति के कारण हजारों करोड़ों के घोटाले हुए, हजारों करोड़ों रुपए गबन किए गए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, जिसके कारण कार्टेलाइजेशन हुआ, जिसके कारण जिन लोगों को ठेका नहीं देना था, मोटा रकम लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने करप्शन के माध्यम से उनको ठेका दिया। और इतना ही नहीं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में एक तरह से दिल्ली में शराब की ठेके खोले गए, शराब की दुकान खोले गए और दिल्ली को एक बार में तब्दील कर दिया गया। जो नीति थी, उस नीति को कैबिनेट से भी पारित नहीं किया गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के, बिना एलजी के मंजूरी के उस नीति को आम आदमी पार्टी लेकर आई थी। बाद में जब सीबीआई में केस गई तो आनन फानन में उस नीति को वापस लेना पड़ा। और उसी शराब नीति के कारण आज आम आदमी पार्टी जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज्ड खड़ी है कि किस प्रकार जिन लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने फेवर किया, उन लोगों को शराब का ठेका दिया, उन लोगों से पैसा लिया, उस पैसे से चुनाव लड़े। ये सारा आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मगर उसी शराब नीति को फिर से पुनः लागू करनी चाहती है आम आदमी पार्टी। और आतिशी मार्लेना जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इसे बताया है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार वो दिल्ली को कारोबार, मतलब एक तो बार में बदलना चाहते हैं और अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या मानना है, इसकी सफाई होनी चाहिए। 45 दिवसीय महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले पर गायक कैलाश खेर ने कहा कि महाकुंभ संगम की चारों ओर चर्चा चल रही है, चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये उत्सव ऐतिहासिक है, ये आज के लोगों के लिए पहला और आखिरी उत्सव है। 144 बाद जो संयोग बना है, ये बहुत अद्भुत है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है, उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें हमारे जीने की कला पूरा विज्ञान लिए हुए है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जहां मानवीय मूल्यों से हम मानवता और प्रकृति को सिंचित करते हैं। प्रकृति हमें पालती है, हम प्रकृति का ध्यान रखते हैं। साधकों को तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारी इसलिए नहीं करनी होती
क्योंकि विशेष तैयारी करके ही मेरे परमात्मा ने धरती पर भेजा है। कहते हैं ना कि ये तो अपने जन्म का लेकर आया है, जिन्हें प्रोडिजी भी कहा जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूं कि अब पहले राजनीति में बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं, पहले भी आई हैं ऐसी क्रांतिकारी बदलाव, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जिस तरह से अब हो रहा है, जहां पर संस्कृति भी, हमारी आध्यात्मिक धरोहरों को भी, हमारे भारत की परंपराओं को भी, हमारे भारत के विकास को भी, विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप करना भी अब जैसे कर रहे हैं अब सत्ताधारी लोग, पहले भी करते थे, लेकिन अब के जो कर रहे हैं वो तैयार होकर आए हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है परमात्मा ने ऑलरेडी कर दी है। अपने अपने क्षेत्र में जिन जिनको मेरे ईश्वर ने चुना है, उनको चुना ही इसलिए है कि जैसे ही कॉल आए मेरे दाता की, जैसे ही परमात्मा अचानक आपको जिम्मा सौंपे, ये उत्तरदायित्व अब आया, अब आपको कुंभ के लिए गाना है, अब आपको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है उसके लिए गाना है, अब आपको फला प्रयोजन के लिए गाना। बस आप अपने व्यस्ततम जो आपका जीवनचर्या है उसमें भी अचानक बस मुड़ जाते हैं और एक रत्न आपसे परमात्मा यहाँ उगलवा लेते हैं। एक और रत्न अब उगलवा लिया गया है महाकुंभ संगम नाम से, जिसकी चारों ओर चर्चा भी चल रही है और चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है। और क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, ये सनातन का एक ऐसा ऐतिहासिक उत्सव है जो आज की संतति के लिए फर्स्ट एंड लास्ट उत्सव है। 144 वर्ष के बाद जो प्लैनेटरी पोजीशंस हुई हैं, जो जिस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनी है, उस ग्रहों की स्थिति से जो ऊर्जा का संवर्धन और पोषण हो रहा है, ये इस वाले महाकुंभ को जो भी दर्शन लेगा, जो भी इस महाकुंभ का साक्षी दृष्टा बनेगा, वो ये वाला लक्ष्य उसके लिए प्रथम और अंतिम ये होगा। क्योंकि 144 वर्ष का तो कोई जीता नहीं भौतिक संसार में, तो इसलिए ये बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्वितीय, अविस्मरणीय और अप्रतिम, अलौकिक एक जनमानस के लिए, एक सामान्य आत्मा के लिए होने वाला है। ऐसे में यदि आपके कैलाश खेर को चुना कि चलो ये एक स्तुति गीत गाना है महाकुंभ के लिए, जो पूर्ण महाकुंभ आया है 144 वर्ष के बाद, और पुनः 144 वर्ष के बाद ये वाली स्थिति पर हमारे ग्रह, हमारा चंद्रमा, हमारे सूर्य और हमारे जो राशियों का अदल बदल, जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं, जिस ग्रह से किस तरह से उनकी चाल चली जाती है पूरे ग्रहों की, तो ये वाली स्थिति जो है वो 144 वर्ष के बाद फिर पुनः आएगी। तो ऐसे में यदि कोई एक भी आपके हृदय से तरंग निकल रही है, तो वो समझ लीजिए प्रेयर, विशेष प्रार्थना के रूप में, चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण है। जहां अगम अलौकिक ज्योत चले, जहां अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 और चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहां अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, और अंजुली में भर कर इस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर में तर जाएंगे। देखिए, स्नान तो हम सब बचपन से ही करते हैं,
परंतु जब किसी विशेष आयोजन पर, किसी विशेष प्रयोजन पर परमात्मा, देव, संत, बड़े, पूर्वज सब एक बिंदु पर आ जाते हैं और तीन धाराओं में जब एक साथ सूर्य अपनी लौ, अपना ताप, अपनी ऊर्जा उसमें फेंक रहे हैं और कह रहे हैं, आओ सृष्टि वालों, आओ भारत वालों, आओ धर्मावलंबियों, स्नान करो, मैं तुमको नर्चर करूंगा, मैं तुमको पोषित करूंगा, मैं तुमको संवर्धित करूंगा, तब बात अगम की होती है, अलौकिक होती है, अद्वितीय होती है, अप्रतिम होती है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें हमारे जीने का आर्ट, हमारे जीने की कला पूरा साइंस लिए हुए है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जहां मानवीय मूल्यों से हम मानवता को सिंचित करते हैं, प्रकृति को सिंचित करते हैं, प्रकृति हमें पोषित करती है, प्रकृति हमें पालती है और हम प्रकृति को ध्यान रखते हैं, हम उसके रखवाले बनते हैं। यही एक ऐसी सभ्यता है जहां ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम कुर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम सबको सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। होता क्या है, चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। बहुत अमीर बन रहा है मनुष्य, बहुत धनवान बन रहा है मनुष्य, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान रच रहा है मनुष्य, परंतु साथ ही साथ अहंकारी भी हो रहा है मनुष्य। आपको पता है, ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड एक नाव की तरह है। जैसे परमात्मा ने कटोरे में पूरी धरती रच दी, उस कटोरे में अगर छेद हो जाए तो पूरा कटोरा डूबेगा, पूरा कटोरा ही विनाश की ओर जाएगा। अब इस कटोरे में कुछ बैठे हैं अकड़ू राम, कुछ अहंकारी, बड़े बड़े जिनको हम बोलते हैं बहुत, कोई धनवान है, कोई अहंकारी है, कोई मनवान है और कोई बड़ा नामचीन है, नामवान है। उससे कुछ नहीं होगा, सभी को एक होना होगा, सभी को सभ्य होना होगा, सभी को मूल्यों में आना होगा, सभी को संवेदनशीलता में आना होगा। और ये सारी बात हमारे सनातन की जीवन शैली सिखाती है कि आओ बड़ों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौवंश की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। सेवा ही परमात्मा का सुमिरन है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।